नीचे नहीं कोई, नीचे कोई चलिए स्टार्ट करो। सेकेंड ईयर की एंट्रीज देनी है तो ऑनलाइन स्टूडेंट्स का वापस ठीक आ दीजिए कि मूवी इसका ग्रुप्स वाला मसला मैसेज ये 2001 में क्या क्या एंट्रीज किए हैं? फादर जरा ये depreciation debit वन 1542 टेबल देख के रेंटल वाली एंट्री करवा लो। लीज लायबिलिटी डेबिट by rupees 1315 interest expense debit 685 cash और बैंक क्रेडिट 2000। जी कोई कल से रिलेटेड इश्यू तो नहीं पता, क्लियर हो गया सर? चलिए सर इसकी सेकंड रिक्वायरमेंट ही थर्ड क्वालिफिकेशन जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स क्लियर है प्लीज? स्टार्ट कर लें प्लीज, एक और क्वेश्चन करें। थर्ड सी रिक्वायरमेंट लिखी हुई प्रिपेयर extracts from statement of financial position as on 31st December 2001 and statement of comprehensive income for the year then ended including comparatives और underline करना। comparatives का मीनिंग सबको पता है क्या मतलब होता है? 2001 के एंगल से अगर सोचें तो 2001 के साथ साथ 2000 की इंफॉर्मेशन भी देनी है। अगर हम 2020 में फॉर एग्जांपल हो तो कंपैरेटिव मींस लास्ट वन ईयर 2019 हो जाएगा, ठीक है? तो 2001 के साथ साथ 2000 की फिगर्स भी प्रेजेंट करना है। आइए जरा शुरू करें। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन लिखेंगे। ये सबसे पहले तो बेटा अगर क्वेश्चन में एक बिजनेस नेम दिया हो, मेरे ख्याल से फर्स्ट लाइन देखा तो कंपनी नेम अगर हो, वैसे मैं लिख रहा हूँ, अगर हो तो उसको लिखना चाहिए। देन फिर स्टेटमेंट जो आप बना रहे हैं उसका नाम है स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। अगर आप पूरी स्टेटमेंट नहीं बना रहे, सिर्फ एक्सट्रैक्ट्स रिक्वायर्ड है, तो फिर ब्रैकेट में लिखना है कि एक्सट्रैक्ट्स है। और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन अगर है तो ये एज ऑन है फॉर द ईयर, एज ऑन
डेट आपने वही लिखनी है 31 दिसंबर 2001 जो उसने एग्जामिनर ने मांगा, लेकिन देन जब आप फिगर्स लिख रहे होंगे तो 2001 पहले करंट ईयर आएगा और देन फिर कंपैरेटिव ईयर की फिगर्स आएंगे। ठीक है, क्लियर? कोई नई चीज तो नहीं कही मैंने। तो 31 दिसंबर 2001 के एंड पे खड़े हैं, लेकिन कंपैरेटिव मींस लास्ट 1 ईयर की आपने फिगर्स भी प्रेजेंट करनी है। अब पहले जरा मुझे लिख लेने दें, अपनी फर्स्ट ईयर की जरा एंट्रीज निकालना। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन जहन में रख के जरा फर्स्ट ईयर की एंट्रीज देखते हैं। नॉन करंट एसेट्स, करंट एसेट्स, लायबिलिटीज ये ढूंढनी है। तो राइट ऑफ यूज एसेट आएगा कि नॉन करंट एसेट्स में आएगा, फिर ये डेप्रिशिएट होगी तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन लेस हो जाएगी। फिर इस पास्ट एंट्री में सेकंड इफेक्ट लीज लायबिलिटी वाला भी है, तो लायबिलिटी की फिगर भी आएगी। और पहले नॉन करंट एसेट्स में लिखते हैं। ये राइट ऑफ यूज मशीन, नॉन करंट एसेट्स, कितने पे रिकॉर्ड हुई? एक सेकंड बोर्ड पे देखें पहले। 7710 2000 के स्टार्ट पे ही मशीन आई थी, ठीक है, लेकिन लेस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। पहला साल जब गुजरा था तो 1542 ही एक्यूमुलेटेड भी है, ऐसे ही सर। यहाँ से फिर कैरिंग अमाउंट आ जाएगी, लेकिन 2001 करवा दो मेरे। 7710 एज इट इज सेपरेट लेजर बना हुआ है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, ये सही है। एसेट उतने पे ही है, लेकिन डेप्रिसिएशन अब 2 सालों की एक्यूमुलेट हो जाएगी। तो 1542 प्लस 1542 ये मल्टीप्लाइड बाय 2 कर लो 3084। तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का सेपरेट लेजर है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन फिर लेस करके आपको सेकंड ईयर की कैरिंग अमाउंट। ठीक है, तो कंफ्यूजन तो नहीं। अब लिखो सॉल्व करो। तो लेसी की बुक्स में राइट ऑफ यूज एसेट आएगा नॉन करंट एसेट्स में, और उसके फिर डेप्रिसिएशन लेस होती रहेगी। सिक्स 168 43 4626। एनी कंफ्यूजन सर? देन दोबारा एंट्रीज देख लें फर्स्ट ईयर की, कोई एसेट्स में कुछ और। ठीक है सर, तो हमारे पास नॉन करंट एसेट्स में फिगर आएगी। अब अगर कोई और एसेट नहीं है तो फिर हेडिंग लिखने की जरूरत नहीं है करंट एसेट। इक्विटी आएगी टोटल एसेट्स के बाद, तो इक्विटी की फिगर है। देन फिर उसके बाद आ जाए, मींस से बस वही हेडिंग्स लिखनी है आपने जिसमें फिगर्स ने आना, लेकिन सीक्वेंस वही होना चाहिए एसेट्स, तो उसके बाद इक्विटी और लायबिलिटीज अगर फिगर्स हैं तो सीक्वेंस वही हो, लेकिन हेडिंग सिर्फ वही लिखें जिसमें इंफॉर्मेशन क्वेश्चन के मुताबिक आनी है। तो नेक्स्ट आ जाए, एक दो लाइनें रखते हैं। नॉन करंट लायबिलिटीज, अब ये फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ ये फिगर्स कैसे आएंगे। एक नॉन करंट लायबिलिटीज की हेडिंग लिखें और इसके नीचे 2 लाइंस रख के साथ करंट लायबिलिटीज की भी हेडिंग लिखें। हेडिंग्स तो कम समझे में है ना सब? करंट और नॉन करंट लायबिलिटीज को समझने के लिए जरा अपने सामने टेबल अपना रखने जो कल बनाया था हमने। थर्टी फर्स्ट दिसंबर 2001 और 31 दिसंबर 2000 का कंपैरेटिव हमने प्रेजेंट करना है। तो सबसे पहले जरा इस टेबल को दोबारा गौर से पढ़ें। स्टार्टिंग लायबिलिटी की अमाउंट थी 7710,
फिर पहले ही दिन 2000 की पेमेंट होने के बाद 5710 की लाइबिलिटी रह गई थी। फिर 31 दिसंबर 2000 पे जब फर्स्ट ईयर एंड आया तो बताएं फाइनली कितनी लाइबिलिटी रह गई। क्लियर है प्लीज? तो जिस वक्त हम 31 दिसंबर 2000 के एंड पे खड़े होंगे तो हमारा क्लोजिंग बैलेंस ऑफ लाइबिलिटी है 4567। आप भी इधर एक सर्कल सा ऐसे लगाएंगे अपने रजिस्टर में। This is a closing balance of liability as on 31st December 2000 है फिलहाल फर्स्ट ईयर एंड। अब अगर फर्स्ट ईयर एंड के एंगल से सोचें तो वह स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में जो बैलेंस रह गया है वो लाइबिलिटीज में आना। क्या जो टोटल अमाउंट है वो आनी है जो रह गई है? देखिए हमारी लाइबिलिटी 7710 थी लेकिन पेमेंट करने के बाद आफ्टर 1 ईयर अब 4567 फ्यूचर में हमने पेमेंट करनी इन टर्म्स ऑफ प्रिंसिपल। इंटरेस्ट की बात मैं बाद में करता हूँ। लेकिन ये जो 4567 है क्या इसने सारा का सारा नेक्स्ट ईयर पे हो जाना? क्या कुछ नेक्स्ट ईयर भी पे होना? अगले 3 सालों में इसमें टोटल पे होना। 2001 में भी होना, 2 में भी, 3 में भी। तो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में जब लायबिलिटीज आप लिखते हैं तो उसे फिर ब्रेक करके लिखा जाता है। जो नेक्स्ट 1 ईयर में पैसे देने होते हैं वो करंट लायबिलिटी होती है और जो आफ्टर 1 ईयर पैसे देने होते हैं वो नॉन करंट लायबिलिटी। अगर हम 31 दिसंबर 2000 के एंड पे सोचें तो क्लोजिंग बैलेंस 4567 ही है, लेकिन इसमें से वो पैसे जो नेक्स्ट 12 मंथ्स में देने हैं वो करंट लायबिलिटी होगी और जो आफ्टर 12 मंथ्स देने हैं वो नॉन करंट लायबिलिटी है। तो 4567 में से कितने पैसे नेक्स्ट 1 ईयर में देने हैं? प्रिंसिपल देखना है आपने। रेंटल में तो इंटरेस्ट भी है, 4567 प्रिंसिपल अमाउंट है। तो 1315 एक सेकंड 1315 करंट लायबिलिटी होगी एज ऑन 31 दिसंबर 2000। और अगली जो दो अमाउंट्स नजर आ रही हैं कैलकुलेटर पकड़ना 1512 और 1317 सॉरी 1739। इन दोनों को अगर प्लस किया जाए तो 3252 की फिगर बनेगी। ये फिर कहाँ आनी चाहिए? नॉन करंट लायबिलिटीज में। यहाँ तक बात समझ आ गई? लेकिन बेटा ये जो आपने सेकंड कैलकुलेशन की है ना, इस कैलकुलेशन की क्वेश्चन में जरूरत नहीं पड़ती है। जरा टेबल देखें गौर से। अगर आप करंट लायबिलिटी से आइडेंटिफाई कर लें विच इज 1315 तो इस करंट लायबिलिटी के सामने जो बैलेंस में अमाउंट आ रही हुआ करेगी ये वो फ्यूचर की टोटल अमाउंट को रिप्रेजेंट कर रही होगी। ठीक है, तो ठीक है कैलकुलेट कर लें देखो। लेकिन ये अमाउंट इंशाल्लाह किसके इक्वली आ गई? जो करंट लायबिलिटी के सामने प्रिंसिपल है इसकी बात हो रही। ठीक है, तो व्हाट शुड बी द ब्रेकअप ऑफ दिस 4567? 1315 करंट लायबिलिटीज में आएगा और फिर 3252 नॉन करंट लायबिलिटीज में आएगा। तो हाउ टू राइट इट? मैं एक सेकंड लिख लूं तो बाद में आप लिखिएगा। एक सेकंड। करंट लायबिलिटीज में फिर कैंडी का जहन में लाएं तो कुछ वर्ड्स पुराने वाले ही थोड़े से डिफरेंट तरीके से यूज हो जाएंगे। जैसे करंट पोर्शन ऑफ लीज लायबिलिटी, जैसा करंट पोर्शन ऑफ लोन, शायद आपने बोरिंग कॉस्ट वगैरह वर्ड सुना। करंट पोर्शन ऑफ लीज लायबिलिटी सिंपली मींस वो लीज लायबिलिटी के पैसे जो नेक्स्ट 12 मंथ्स में पे करने हैं। एक दफा जरा फाइनल बोल दें कितनी अमाउंट है? ये किस ईयर के एंड में लिखूं? ये किस ईयर के नीचे सॉर्ट ऑफ लिखूं? 2000 1315 और 2000 के एंड पे नॉन करंट लायबिलिटीज में जो लीज लायबिलिटी रह जाएगी दैट इज 3252। तो 4567 जो है, दोबारा एक सेकंड देखें, वो एज इट इज इकट्ठा प्रेजेंट नहीं होना। टोटल लायबिलिटी है कितनी? 4567, लेकिन उसने कंबाइन प्रेजेंट नहीं होना। उसमें से जितने पैसे नेक्स्ट 12 मंथ्स में वो करंट लायबिलिटीज में अपीयर होंगे और आफ्टर 12 मंथ्स जो पैसे जाने वो फिर नॉन करंट लायबिलिटीज में लिखने। आप ये खुद से लिख लें और सॉरी ये बोर्ड से देख के लिख लें। बाकी जरा 2001 ट्राई करें जरा कैसे लिखें। एनी कंफ्यूजन बार? दोबारा टेबल सामने रखे और 2001 ट्राई करें। फर्स्ट स्टेप क्या है? मैंने सबसे पहले आपको बताया था क्लोजिंग बैलेंस 4567। फिर मैंने बताया आपको कि उसमें से नेक्स्ट 12 मंथ्स फिर आफ्टर 12 मंथ्स। तो वंस अगेन अब आप क्या डिसाइड करेंगे? 31 दिसंबर 2001 का क्लोजिंग ढूंढे।
फिर वो 3252 हो गया हो, फिर उसमें से नेक्स्ट वन ईयर, और फिर उसके बाद जो रिमेनिंग अमाउंट रह जाएगी। ठीक है, तो व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप? पहले क्लोजिंग बैलेंस, देन फिर उस क्लोजिंग में से नेक्स्ट 12 मंथ्स के पैसे, और फिर आफ्टर 12 मंथ्स के पैसे नॉन करंट लायबिलिटीज। ठीक है, ढूंढ लेंगे। तो व्हाट इज द क्लोजिंग बैलेंस? 3252, करंट पोर्शन 1512, एंड फाइनली फिगर, अब वो राउंड अप हुआ 1547 या 1739, जो भी आपने लिखा हुआ अपने टेबल में अकॉर्डिंगली प्रेजेंट करना। 1512 एंड 1740 या 39, जो भी आपने लिखा हुआ। एनी कंफ्यूजन फाइनली? जी दोबारा जरा एंट्री से तरफ जाए, फर्स्ट ईयर की। राइट ऑफ यूज एसेट लिख लिया है, एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन का डिसीजन हो गया है, लीज लायबिलिटी जो रहेगी वो लिख ली है। कोई और आपके ख्याल में चीज अपीयर होनी है? नहीं, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। ये कैश बटा जो है ना, ये असल में जो एक्सट्रैक्ट्स बनाने होते हैं, ये उस रेलेवेंट टॉपिक के एंगल से बनाने होते हैं जिसका क्वेश्चन है। मसलन जैसा IAS 23 किसी जमाने में अगर बोरिंग कॉस्ट किया हो, तो उसमें जो लोन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है वो बस प्रेजेंट करनी है। मतलब कैश अब क्रेडिट हो रहा है, कैश की एंट्रीज देखा था। अब कैश सिर्फ हमने वो फिगर्स लिखे जो क्रेडिट हुई नहीं, अब यकीनन कैश आया भी होगा कहीं से, तो कैश के एंगल से पूरी इंफॉर्मेशन हमारे पास क्वेश्चन में नहीं है। तो एक्सट्रैक्ट्स मींस जिस टॉपिक के एंगल से बात हो रही है उससे रेलेवेंट फिगर्स आपने लिखनी है। तो लीज से रिलेटेड कौन सी दो इंफॉर्मेशन है, या इस तरह से कहना कौन सी दो चीजें, एक राइट ऑफ यूज एसेट है और एक लीज लायबिलिटी है। तो कैश की सिर्फ क्रेडिट इंफॉर्मेशन है, वो अगर हम प्लस कर भी देंगे तो कैश की नेगेटिव फिगर आ जाएगी। तो कैश की नेगेटिव फिगर आने का मतलब ये होगा कि हमारे पास इनफ्लोज की इंफॉर्मेशन नहीं है। तो कैश अगर क्रेडिट और पर वो ऐसे ही आपको लाइबिलिटीज में लिख के डिस्टर्ब ही करेगा। तो ठीक है, प्लीज किस चीज की इंफॉर्मेशन पूरी नहीं हमारे पास, तो बस इस लीज से रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन है वो हमने प्रेजेंट कर, तो लिखा जा सकता है। अगर वो क्रेडिट बैलेंस है तो फिर लाइबिलिटीज में, लेकिन तो टॉपिक के एंगल से जो हेडिंग्स होती हैं बस उसको प्रेजेंट करते हैं। इंटरेस्ट के बारे में सोचेगा, इंटरेस्ट भी तो आना है। हाँ जी, इंटरेस्ट जो एक्सपेंस है वो प्रॉफिट लॉस में आना, अगर पेएबल होता तो फिर उसने लाइबिलिटीज में आना था। ठीक है, जरा टेबल एक सेकंड निकालो, ये टेबल सामने रखें दोबारा। 857 जो इंटरेस्ट था वो 2000 से रिलेटेड था, और 2000 में 2000 के एंड में पे भी हो गया। इसी तरह जो 865 का इंटरेस्ट है वो 2001 से रिलेटेड था और 2001 में पे भी हो गया। तो एक्सपेंस तो है लेकिन पेएबल न होने की वजह से स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में नहीं आ रहा। लेकिन एक चीज हो सकता है किसी के जहन में आ रही हो, ये फ्यूचर का इंटरेस्ट भी था। अच्छा, ये 2002 का और 3 का भी तो इंटरेस्ट है। तो क्या ये जो इंटरेस्ट है 2001 की स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में भी नजर आएगा? इंटरेस्ट बड़ा हमेशा टाइम बेसिस पे होता है। अगर टाइम गुजर गया हो और पे ना हो फिर लाइबिलिटीज में आएगा। लेकिन अगर अभी फ्यूचर में टाइम गुजरना है, मींस टू फॉर एग्जांपल 2002 के अगर एंगल सोचें तो 488 इज द इंटरेस्ट ऑफ द ईयर एंडेड 2002। तो 2002 का इंटरेस्ट क्या 2001 में भी लाइबिलिटी? इंटरेस्ट कब लाइबिलिटी बनेगा? जब उसका रेलिवेंट टाइम पीरियड गुजर जाएगा। फॉर एग्जांपल ये पहली जो फिगर है 857, ये 2000 का इंटरेस्ट है। अगर ये 2000 का इंटरेस्ट 2000 ईयर का इंटरेस्ट अगर 2000 में ना पे हुआ होगा तो फिर लाइबिलिटीज में भी अपीयर होगा। तो इंटरेस्ट कब ड्यू होता है? जब उसका टाइम गुजर जाए। हमारे इस केस में क्योंकि उसकी पेमेंट उसी वक्त हो रही है, उसी साल में हो गई है, इसलिए फिर पेएबल्स में नहीं आएगा। और जो फ्यूचर का इंटरेस्ट है उसका अभी टाइम हमारे अकाउंटिंग ईयर में गुजरा ही नहीं है, इसलिए उसका पेएबल नहीं। ठीक है, प्लीज क्लियर? तो फ्यूचर का इंटरेस्ट कब लायबिलिटी बनेगा? जब उसका टाइम गुजरेगा, और अगर वो उसी ईयर में पे हो गया तो फिर डेफिनेटली पेएबल नहीं होगा। तो हमारा एक्सपेंस तो है लेकिन पेएबल ना होने की वजह से फिर स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में नजर नहीं है। कोई कंफ्यूजन मेरी बात में? अब आए जरा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस की बात करें। अब जरा हेडिंग्स पूरी करें, मैं जरा एक सेकंड देखो क्वेश्चन है। ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स को क्लियर हो गया प्लीज?
तो मेरे ख्याल क्वेश्चन तो एड्रेस हो गए शायद। ये इंटरेस्ट के एंगल से जो क्वेश्चन था ये रिजॉल्व हो गया। जी सर, कंपनी नेम अगर हो तो काइंडली याद रखना, हमेशा लिखना चाहिए स्टेटमेंट ऑफ comprehensive income for the year ended 31st December 2001 ही है, विद कंपैरेटिव है। ये सारी स्टेटमेंट्स फॉर द ईयर ही है, सवाए स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के, उसमें बस एज ऑन आता है। जी सोचो जी क्या क्या है इसमें। अब सेल कॉस्ट ऑफ सेल्स की तो ऐसे इंफॉर्मेशन नहीं है, सिर्फ क्या आएगा, दो चीजें ढूंढे, क्या क्या आएंगे। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस में डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर आएगी, तो डेप्रिसिएशन फॉर द रेलेवेंट ईयर इज 1542 एंड 1542 फॉर द ईयर आएगी। और देन फिर फाइनेंशियल चार्जेस में कहीं इंटरेस्ट एक्सपेंस 2000 से रिलेटेड था 857 एंड 685। एक्सेट्स अगर आप बना रहे हैं तो उसका फिर टोटल कोई नहीं, बस आपने फिगर्स एज इट इज लिखनी है। अब ये एक्सपेंसेस हैं, अगर इन एक्सपेंसेस को ब्रैकेट लगा ली जाए वो भी एक्सेप्टेबल है, ना भी लगाई जाए वैसे, क्योंकि दोनों एक्सपेंसेस ही एज इट इज भी प्रेजेंट हो सकता है। व्हाई दिस ब्रैकेट बार एक्सपेंसेस की वजह से मैंने लगाई है जी, इसमें साथ एक्सट्रैक्ट्स भी करके लिखा है। पहले प्लीज बड़ा क्लास टाइम पे ज्वाइन किया करें, इस तरह पिछली फिगर्स प्रेजेंट करना तो मुश्किल हो जाता है। जिन लोगों ने लिख दिया क्वेश्चन नंबर 2 पढ़े, आप लोगों ने नोट कर लिया नहीं? मैंने जरा ऊपर जरा फिगर से क्वेश्चन नंबर 2 रीड करना शुरू करें, मैं एक मिनट आपके साथ पढ़ता हूँ। सिर्फ पढ़ाई की बेटा रूटीन बनाना इंपॉर्टेंट होगा, जितनी जल्दी रूटीन बन जाए और फिर वो रूटीन फॉलो हो जाए उतना ही बेहतर रहेगा। साथ साथ पढ़ लेना बस सफिशिएंट है, ठीक है? क्लासेस मिस ना हो, चीजें सीक्वेंस में अगर हो जाए तो इंशाल्लाह कोई इशू वाली बात नहीं है। करेंगे स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 2। कहते हैं asset with a cash value of 2 lakh is leased over a period of 4 years, तो 4 years लीज टर्म हो गई। लिख लिया अगर जरा इस तरह का कुछ वर्ड जरा आहिस्ता समझ में रहे। एसेट इज डेप्रिशिएटेड ओवर, एसेट की लाइफ भी 4 इयर्स दी है, नील रेजिडुअल वैल्यू। मेथड ना पता हो तो हमेशा स्ट्रेट लाइन मेथड। एनुअल इंस्टॉलमेंट्स ऑफ रुपीस 71,475 आर पेएबल इन एरियर्स। एरियर्स मींस एंड ऑफ द पीरियड। इंस्टॉलमेंट्स बिगिनिंग में भी हो सकते हैं, एंड में भी हो सकते हैं, डाउन पेमेंट्स भी हो सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग टू पर्सन फिगर्स ढूंढनी है। डिस्काउंट रेट इज 16%। एक ब्रैकेट में भी इंटरेस्ट रेट इम्प्लिसिट लिखा हुआ है, इस पे भी इंशाल्लाह डिटेल डिस्कशन होनी कि ये क्या वर्ड्स है, लेकिन फिलहाल इंटरेस्ट रेट इम्प्लिसिट सिंपली मींस इंटरेस्ट रेट की बात हो रही है। अभी इम्प्लिसिट क्यों लगा हुआ ये इंशाल्लाह थोड़ा सा और आगे चल कर डिस्कस करते हैं। तो इम्प्लिसिट इंटरेस्ट रेट इम्प्लिसिट अगर लिखा हो तो सिंपली ये क्या है, इंटरेस्ट रेट है, उसी का फिर डिस्काउंट रेट भी लिखा होता है। 16% पर एनम। इंटरेस्ट रेट्स हमेशा पर एनम ही होते हैं अनलेस वो पर मंथ पर क्वार्टर वगैरह बता दें, तो इस तरह की सारी चीजें शायद आ जाए।
देन वो कहता है लीज कमेंस ऑन 1st March 2005. The first installment is payable on 28th February 2006, and the financial year end of the lessee ends on 31st December. देखिए अगर कोई एसेट लीज पे लेना है तो क्या ये जरूरी होगा कि अकाउंटिंग ईयर के स्टार्ट पे लिया जाए? अब जरा एक सेकंड क्वेश्चन नंबर 1 देखें। वहां लग ये रहा था कि 31 दिसंबर हमारा ईयर एंड है और हमने एग्जैक्टली फर्स्ट डे ऑफ द अकाउंटिंग ईयर 1 जनवरी पे एसेट लीज करवाया, तो ये फर्स्ट डे पे भी हो सकता है और ड्यूरिंग द ईयर भी एसेट लीज पे हो सकता है। तो आपने जरा ये बताना है, ये लास्ट लाइन दोबारा देख के, कि ये एसेट किस ईयर एंड में लिए लीज पे? 31 दिसंबर 2005 में लिया। अब 31 दिसंबर 2005 वाला ईयर स्टार्ट किस दिन हो रहा होगा? 1 जनवरी 2005। लेकिन एसेट की लीज कब हुई? तो अकाउंटिंग ईयर के एंगल से ये एंड में जरा लिखते हैं, अकाउंटिंग ईयर हमारा पहला कौन सा होगा? 1 जनवरी 2005 अप टू 31 दिसंबर 2005, और लीज की कमेंसमेंट हुई है 1 मार्च। इट मींस एसेट इस फर्स्ट अकाउंटिंग ईयर में फिर 10 मंथ्स इस्तेमाल हुआ होगा। लेकिन उसके इसका रिलेट करें जरा इससे पिछली लाइन पे या ऊपर वाली सेकंड लाइन पे, रेंटल्स जो थे वो एरियर्स में, एनुअल रेंटल्स हैं एरियर्स में, तो पहले रेंटल की जो डेट लिखी है वो सही लिखी हुई है। अब जो रेंटल्स पे होने वो लीज एग्रीमेंट के स्टार्ट होने के बाद पे होने, तो लीज कब स्टार्ट हुई है? 1 मार्च, तो उससे रिलेटेड पहला साल का बैंड होगा 28 फरवरी। इट मींस फर्स्ट अकाउंटिंग ईयर में शायद रेंटल पे नहीं होगा। ठीक है, स्टार्टिंग डेट ऑफ द अकाउंटिंग ईयर इज 1 जनवरी, therefore ending date of the year will be 31st December, but the agreement starts on 1st March और एग्रीमेंट के मुताबिक फर्स्ट ईयर एंड ऑन 28 फरवरी। तो हमने जो अकाउंटिंग करनी है वो अकाउंटिंग ईयर के एंगल से करनी है, और उसमें फिर जो लीज से रिलेटेड इंफॉर्मेशन आ रही है उसको अकॉर्डिंगली काउंट फॉर करना है। तो व्हाट इज द ओनली न्यू थिंग यहाँ तक, अगर ऊपर से लिंक किया जाए क्वेश्चन नंबर 1 के साथ, वहां अकाउंटिंग ईयर के स्टार्ट में लीज थी, यहाँ अकाउंटिंग ईयर के स्टार्ट के 2 महीने बाद समवेयर 1 मार्च को लीज हुई थी। तो कोई इशू नहीं, चला डिस्कस करते हैं। अब रिक्वायरमेंट्स जरा पढ़ना। ड्राफ्ट द जनरल एंट्रीज फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2005। फिर 6 भी मांग रहा है नेक्स्ट, और फिर एक्सट्रैक्ट मांग रहा है स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन और कंप्रिहेंसिव इनकम पे। फर्स्ट ईयर से शुरू करें एंट्रीज। अब बेसिक कॉन्सेप्ट वही है जो क्वेश्चन 1 में था, उसमें जो आप नई नई चीजें बीच में ऐड होंगी उन्हीं को समझना है। हेडिंग बनाइए, जनरल एंट्रीज फॉर द ईयर एंडेड। जनरल एंट्रीज फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 5। जनरल एंट्रीज के साथ ब्रैकेट में लिखें द बुक्स ऑफ लेसी। फिलहाल हमारी डिस्कशन लेसी पे इन द बुक्स ऑफ लेसी। जी सर, हेडिंग लिख ली सब। अब क्वेश्चन गौर से देखें, बताएं फर्स्ट रेलिवेंट डेट क्या होगी इस अकाउंटिंग में? 1 मार्च को क्या करना है सर? लेसी है, राइट ऑफ यूज एसेट डेबिट होना है, लीज लायबिलिटी क्रेडिट होनी है, किस अमाउंट से होनी है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट्स की वर्किंग करनी है। आए जहां एंट्रीज कर रहे हैं वहां डेट लिखें 1 मार्च 2005। एंट्री के लिए 2-3 लाइनें रख लें, इसी के नीचे वर्किंग करना। वी नीड टू हैव प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट, उसके लिए हमेशा अपने पहले लीज पेमेंट्स का डिसीजन लेना है। याद आ गया प्लीज सबको? तो लीज पेमेंट्स का मीनिंग बता दो, देख नहीं नजर देख के बता दो। सिंपल से वर्ड्स क्या लिखा था? लीज टर्म में जो पेमेंट्स करनी, स्टार्ट से लेके एंड तक जो लेसी ने लेसर को पेमेंट्स करनी है उन्हें लीज पेमेंट्स बोल रहे हैं।
तो क्या है लीज पेमेंट्स? नहीं सर जी 2 लाख नहीं है लीज पेमेंट्स। लेसी ने जो पेमेंट्स करनी है, लेसी ने 2 लाख पे नहीं करना, लेसी ने क्या पे करना है 71475 की 4 इंस्टॉलमेंट्स। कोई डाउन पेमेंट या इनिशियल डिपॉजिट वाली बात तो नहीं है, उसकी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, सिर्फ क्या बताया हुआ है कि 71,475 के 4 एनुअल रेंटल्स। ठीक है, तो सिंपली क्या करें 71475 मल्टीप्लाइड बाय 4 रेंटल्स इज इक्वल टू 285,900। अब वो 2 लाख रुपए क्या है जो 2 लाख आपको नजर आ रहा है? नहीं बेटा एडवांस नहीं है, कैश वैल्यू वो तो सिंपल नहीं, कैश वैल्यू अगर कैश होता तो 2 लाख का खरीद लेते। कैश वैल्यू ऑफ एन एसेट इज 2 लाख। अब ये 285,900 के ये इतना ज्यादा क्यों है, इतनी सारी ज्यादा क्यों है? इसमें फिर इंटरेस्ट भी है, लीज पेमेंट्स के अंदर इंटरेस्ट होता है, इसमें प्रिंसिपल इंटरेस्ट दोनों शामिल है। ये रेंटल्स की अमाउंट है, एक रेंटल मल्टीप्लाइड बाय 4। तो वो जो कैश वैल्यू उसका तो बड़ा सिंपली मीन है शायद मार्केट वैल्यू। अगर हम एसेट खरीदना चाहते हैं तो 2 लाख का है इस वक्त, लेकिन अगर लीज पे ले रहे हैं तो 4 सालों में अगर पैसे दे रहे हैं तो टोटल अमाउंट बन रही है 285,900। क्या लीज पेमेंट्स में इंटरेस्ट होता है? ये छोटी छोटी बातें ज़हन में रखें जी। अब क्या चाहिए? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट्स की वर्किंग करें। जी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट्स की वर्किंग कैसे करें? 285,900 को इकट्ठा यूज कर रहे हैं। ये बार बार मैं इसलिए बोल रहा हूँ, ये अचानक जहन में आ रहा था कि इसको इकट्ठा यूज क्यों नहीं कर सकते। इसने 4 साल बाद पे नहीं होना, इस टोटल में नहीं पे होना, इसने 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 इंस्टॉलमेंट्स में पे होना। तो हमें किस फिगर को देखना है? 71475 देखें। क्या ये एक से ज्यादा अमाउंट्स है? लेकिन है सेम है, एनुअल है, टाइम पीरियड सेम है, एन्युटी लग जाएगा। कैसे लगता है एन्युटी? 71475। क्या फर्स्ट रेंटल भी 1 साल बाद ही है? उसमें भी इंटरेस्ट होगा, पहले में भी होगा। तो 4 रेंटल्स बना, एन्युटी का फार्मूला बोलने याद करना बस। 1 प्लस 16% को कैसे लिखेंगे? 0.16 माइनस 4 एनुअल इंस्टॉलमेंट्स डिवाइड बाय 0.16। अब वंस अगेन वो फिगर प्रेजेंट वैल्यू की इसके इक्वल तो आ गई, लेकिन इसको भी रट्टा नहीं लगाना। ये क्या है टूल है? ये प्रेजेंट वैल्यू है, ये प्रेजेंट वैल्यू है। 285,900 क्या है? 285,900 क्या है? वो लीज पेमेंट्स है। इन दोनों में डिफरेंस किस चीज का है? बस इतनी सी बात ध्यान में रखनी है। बाकी ये फिगर इक्वल आए ना आए वो हमारी बहस नहीं। ये अब एंट्री हो सकती है, करें जी एंट्री, लिखें और एंट्री लिखें। अब एसेट का एसेट का नाम मेरे ख्याल नहीं है शायद, तो अगर हो तो लिखना, वरना फिर राइट ऑफ यूज एसेट। डेबिट टू लेफ्ट एंड लीज लायबिलिटी क्रेडिट टू लेफ्ट। एक दफा जस्ट टू एम्फसाइज वंस अगेन दोबारा लिखना जरा, ये एंट्री किस अमाउंट पे होनी है बस याद रखना। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट्स। जी कुछ कह रहे थे शायद, किस चीज का डिफरेंस? नहीं बेटा सिर्फ इंटरेस्ट का डिफरेंस है, उसमें वो कैसे हाईलाइट करेगा? तो सर उसमें जरूरी सिर्फ और कुछ भी नहीं है। फ्यूचर वैल्यू और प्रेजेंट वैल्यू में डिफरेंस किस चीज का होता है? क्यों फ्यूचर वैल्यू डिफरेंट है आज की वैल्यू से? सिर्फ इंटरेस्ट की वजह से, सिर्फ टाइम वैल्यू। तो बेटा वही इंटरेस्ट है, इन्फ्लेशन का फैक्टर ही तो इंटरेस्ट में शामिल होता है। इंटरेस्ट क्यों लेते हैं बैंक वाले? वो भी तो यही कहते हैं कि हम आज पैसे दे रहे हैं और इन्फ्लेशन। यकीन मानो टाइम वैल्यू मनी यही तो है, वरना क्यों डिफरेंस आप बताना। आप एक सेकंड ऐसे ही बन जाए, 2 लाख वाला एसेट है, आप 285,900 क्यों दे रहे हैं? तो आप लेट पेमेंट से क्या हो रहा है? 2 लाख का एसेट है तो आप 285,900 क्यों दे रहे हैं? आप टाइम पे पैसे नहीं दे रहे, टाइम के साथ साथ दे रहे हैं। टाइम के साथ साथ देने से क्या होगा?
वही इन्फ्लेशनरी फैक्टर्स हैं। तो अगर उसमें से हम ये फैक्टर्स खत्म करते हैं फ्यूचर वैल्यू में से, तो आज की वैल्यू आ जाएगी, और आगे जाएंगे तो बीच में इंटरेस्ट इंक्लूड होगा। और क्या हो सकता है? आप ऐसे ही उनके सोचे ना, आप एक्स्ट्रा क्यों दे रहे हैं? So the only difference between these payments and present value fees payments is due to passage of time and therefore it is interest. क्वेश्चन नंबर 1 देखें, उसमें जरा डिफरेंस सामने आ गया था। टोटल 10,000 था, ऊपर लिखा होगा, टोटल कितना दे रहे थे, और 7710 में 2290 क्या है, ये इंटरेस्ट है। अभी आप देखिएगा टेबल में भी इंशाल्लाह ये 85,900 इंटरेस्ट एलोकेट हो रहा है। और कोई कंफ्यूजन नहीं? तो 85,900 बेटा इकट्ठा पे नहीं होना, उसने इंस्टॉलमेंट्स में पे होना। अगर एक अमाउंट इकट्ठी पे होनी है फिर तो उसकी प्रेजेंट वैल्यू कंबाइन लेंगे, अदरवाइज जो अमाउंट्स ये एक फर्स्ट अमाउंट ने 1 साल बाद पे होना है, फिर दूसरी ने 2 साल बाद, तो इसकी अलग-अलग प्रेजेंट वैल्यू लेनी चाहिए थी, और अलग-अलग प्रेजेंट वैल्यू लेने की बजाय आप एन्युटी का फैक्टर इंस्टॉलमेंट्स पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ये चलें जी आगे। आपके सामने क्वेश्चन है सर, नेक्स्ट सब्जेक्ट को डेट 31 नंबर 15 है जी, बड़ा क्लियर हो गया जी। डेट सोचे नहीं, कुछ करना है इस साल? और रेंटल है सर, इस साल एक रेंटल भी तो पे होगा, उसकी डेट है 28 फरवरी 2006। तो रेंटल तो इस साल नहीं है, लेकिन क्या इस साल एसेट इस्तेमाल हुआ? डेप्रिसिएशन के बारे में सोचेंगे, लिखें डेट 31 दिसंबर 2005। ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स प्लीज आता है, समझ आ गई बात आपने जो क्वेश्चन किया? कि डेप्रिसिएशन डेबिट, accumulated depreciation credit। हाउ टू कैलकुलेट दिस फिगर सर? क्या करना होता है, जिस अमाउंट से एसेट डेबिट हुआ है वो ढूंढना है, 2 लाख डिवाइडेड बाय, मेथड नहीं पता तो स्ट्रेट लाइन, लेकिन पूरे साल की चार्ज करेंगे। डेट्स अगर अवेलेबल है तो हमेशा टाइम बेसिस करनी, 10/12, 10 गिनने जरा प्लीज, 1 मार्च से 31 दिसंबर, अप्रोक्सीमेटली 41,667 पे राउंड ऑफ करके बात खत्म करना। डेट्स अगर अवेलेबल हो तो करनी, हमेशा टाइम बेसिस पे डेप्रिसिएशन चार्ज करें। एनी कंफ्यूजन सर? दोबारा सेम डेट जरा लिखें। अब ये मैंने क्यों सेम डेट लिखी है ये करनी भी मैं समझाता हूँ। सेम डेट दोबारा लिखना है, इसके डेट के नीचे 3 लाइंस रखना है, और जो फाइनेंस चार्ज एलोकेशन टेबल कल बनाया था वो जरा टेबल बनाया। अब इस डेट को क्यों लिखा जा रहा है, टेबल क्यों बनाया जा रहा है, तो एक सेकंड कर जरा बना लें, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ। फाइनेंस चार्ज एलोकेशन टेबल के कॉलम्स जरा देख लें, कंडीट देख के जरा लिख लें, याद हो जाए जरा। सबसे पहले यही बनाए, जरा कॉलम से बना। ये डेट स्टार्ट मुझे करवा दीजिएगा, उसके बाद फिर आपने करना। डेट, रेंटल, रेंटल्स, प्रिंसिपल, इंटरेस्ट एंड बैलेंस। व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस टेबल? इसे ढूंढ के वैसे देख के बोलना। हम इस टेबल में क्या करना चाह रहे हैं, लिखा था रेंटल्स में से प्रिंसिपल इंटरेस्ट अलग अलग करना। क्या रेंटल्स में इंटरेस्ट है 71475 285 बन गए, उसके अंदर इंटरेस्ट है। अब ये देखना है किस रेंटल में कितना कितना इंटरेस्ट है। जी सर, टेबल बनाने का तरीका क्या है? जी बिल्कुल ठीक है, जरा मैं दोबारा रिपीट करूंगा, एक दफा दोबारा सुन के ज़हन में आप रखना। ये जो टेबल की स्टार्टिंग डेट है, ये आपने एग्रीमेंट की डेट लिखनी है, अकाउंटिंग ईयर की डेट नहीं, एग्रीमेंट की स्टार्टिंग डेट विद द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ दिस टेबल। बोले क्या डेट? 1 मार्च 5। एंड बिफोर एनी पेमेंट व्हाट इज द बैलेंस ऑफ लायबिलिटी?
प्रेजेंट वैल्यू लीज लाइबिलिटी जिससे हमने लाइबिलिटी को क्रेडिट किया हुआ। तो किस डेट से स्टार्ट किया करना? एग्रीमेंट की डेट से। और व्हाट विल बी द स्टार्टिंग बैलेंस? जब प्रेजेंट वैल्यू लीज पेमेंट। ठीक हो गया? एक स्टेप और करवाना है। देन आपने इसमें अकाउंटिंग ईयर्स नहीं लिखने, आपने एग्रीमेंट की डेट्स लिखनी है। बताइए नेक्स्ट एग्रीमेंट के मुताबिक क्या डेट आएगा? नहीं 31 दिसंबर नहीं, 28 फरवरी पे इंस्टॉलमेंट। वो ठीक है, हमने अकाउंटिंग ईयर के एंगल से करनी, तो वो कैसे करें वो बाद में बताऊंगा, लेकिन टेबल बनाते हुए आपने एग्रीमेंट के मुताबिक डेट्स लिखनी है। कल वाला एक्शन टेबल निकालना, ये कल वाले टेबल में मैंने पहली डेट दूसरी दफा भी लिखी थी, वो एग्रीमेंट के मुताबिक लिखी है। एग्रीमेंट के मुताबिक वो पेमेंट होनी थी। अब इस केस में एग्रीमेंट के मुताबिक पहली पेमेंट बनती ही कब है? तो 28 फरवरी 2006। देयरफॉर किसी और डेट को लिखने की जरूरत नहीं। तो अब पहली वर्किंग कैसे करो? अमाउंट बताया रेंटल 71475। जी अब क्या करूं? कैलकुलेटर्स पकड़ो। क्या इस पहले 71475 में इंटरेस्ट है? ये भी एक साल बाद है, लेकिन इस में इंटरेस्ट है, ये इस पे कैलकुलेट होना, इस पे कैलकुलेट नहीं होना, कैलकुलेट होना आउटस्टैंडिंग बैलेंस पे। 2 लाख ढूंढे, क्या 2 लाख पूरा साल एज इट इज रहा है? उसमें चेंज पूरे साल बाद जाके आएगी। 2 लाख किस दिन लाइबिलिटी थी? 1 मार्च। और इसमें चेंज कब आ रहा है जाके? एक साल बाद। तो 2 लाख रुपीज मल्टीप्लाइड बाय 16%, पूरे साल का इंटरेस्ट बनेगा। अकाउंटिंग ईयर मिक्स नहीं करना, अकाउंटिंग ईयर बाद में सोचना है वो सोचेंगे, लेकिन क्या 2 लाख रुपीज रिमेन्ड आउटस्टैंडिंग फॉर होल ईयर फ्रॉम 1 मार्च टू 28 फरवरी। तो मल्टीप्लाई 16% इज इक्वल टू 32,000 इंटरेस्ट आ जाएगा। अब क्या करेंगे? रेंटल की अमाउंट है 71475, इसका डिफरेंस लें 32,000, 39,475 क्या बना? प्रिंसिपल। समझ आ गया? दोनों का डिफरेंस आ गया। अब बैलेंस कैसे कैलकुलेट करूं? 2 लाख माइनस प्रिंसिपल ओनली टू गेट द रिमेनिंग प्रिंसिपल या रिमेनिंग बैलेंस 160,525। 2 लाख रुपीज माइनस 39,475 रेंटल माइनस करना है या प्रिंसिपल? 2 लाख में भी इंटरेस्ट नहीं है, तो 2 लाख माइनस प्रिंसिपल ओनली टू गेट 160,525। सबको क्लियर है प्लीज? यहाँ तक देख के लिखना है, बाकी कंडीशन कंप्लीट करने की कोशिश करना। किसी कैलकुलेशन में इशू अगर है जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स? वर्किंग समझ आ गई प्लीज? ऑनलाइन स्टूडेंट्स कैंडी बता दें, मेरे सामने बैठे हैं, लग रहा है क्लियर है। एक एक लाइन जरा बीच में रखना, थोड़ी सी चीजें जरा एक्सप्लेन हो जाएंगी। ठीक है फिलहाल लिख ले, जो आगे आ जाएंगी उनको कम से कम एक लाइन रखते रख जरा लिख लें। एग्रीमेंट की डेट्स लिखनी है सर, अकॉर्डिंग टू द एग्रीमेंट जिन डेट्स पे पेमेंट्स होनी है। जी बेटा अब्दुल्ला आप कंप्लीट करें, फिर फिगर्स में से मैच कर दीजिए।
मेरी फिगर्स लिख देते, तो चेक कर लीजिएगा जिन लिखे आप कर लें कंप्लीट फंड पे देख लीजिए। ठीक है, ये टेबल बनाना आ गया सबको? कंप्लीट हो जाए तो बताइए जी, ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप भी। जी हो गया कंप्लीट। चलिए सर जी, हमने एक डेट लिखी थी, थोड़ा सा ऊपर देखा था टेबल पे, 31 दिसंबर 2005। टेबल में अगर आप देखेंगे तो पहले रेंटल की पेमेंट है 28 फरवरी 2006। डेफिनेटली ये जो पेमेंट है ये हमारे अकाउंटिंग ईयर में फॉल नहीं कर, लेकिन जो इसका इंटरेस्ट है काइंडली वो जरा ढूंढे और उसको एक जरा सर्कल लगाए। 32,000 रुपीज जो इंटरेस्ट है 28 फरवरी 2006 की इंस्टॉलमेंट में, उसको जरा एक सर्कल लगाए। ये टेबल देख के जरा बता सकते हैं ये कब से लेके कब तक का इंटरेस्ट है? आपने ये इंटरेस्ट फाइंड आउट किया, ये 2 लाख रुपीस को 16% से मल्टीप्लाई करके फाइंड आउट किया, तो 16% आपने पूरे साल का रेट लगाया। ये कब से कब तक का इंटरेस्ट है? इसके साथ जरा काइंडली कहीं लिखने की कोशिश करें, जरा थोड़ी स्पेस ऊपर बना लें। दिस इज द इंटरेस्ट स्टार्टिंग फ्रॉम 1 मार्च 2005 to 28 February 2006। ऐसे ही सर? तो इंटरेस्ट जो है वो टाइम बेसिस पे पूरा साल तो ही बनता है 1 मार्च से 28 फरवरी, लेकिन क्या है इस साल का कुछ टाइम पीरियड हमारे अकाउंटिंग ईयर में फॉल करता है सर? तो 1 मार्च से लेके 31 दिसंबर तक का जो इंटरेस्ट है वो 2005 वाले ईयर में रिकॉर्ड होना चाहिए एक्रूअल बेसिस पे। क्या तो 10 मंथ्स का जो इंटरेस्ट है, काउंट कर लें 10 मंथ्स का इंटरेस्ट मार्च से दिसंबर, वो हमारे वाले साल में रिकॉर्ड होना चाहिए, लेकिन पे उसने कब होना है? नेक्स्ट ईयर पे होना है। तो अक्रूवल बेसिस पे 10 मंथ्स का इंटरेस्ट करंट अकाउंटिंग ईयर ऑफ 2005 में रिकॉर्ड होगा, और जो 2 मंथ्स का इंटरेस्ट है वो फिर 2006 में रिकॉर्ड होगा। ये वाला प्रॉब्लम जरा पिछला टेबल देखें फर्स्ट क्वेश्चन का, उसमें क्यों नहीं आ रहा था ये वाला मसला? पूरे साल का उसी साल में था, एंड में पे भी हो रहा था। तो समटाइम्स हो क्या सकता है कि इंटरेस्ट ड्यू हो गया लेकिन वो पे ना हो, तो इवन देन अक्रूवल बेसिस पे जिस साल का एक्सपेंस है उसी साल में रिकॉर्ड होना चाहिए, लेकिन पूरे 12 मंथ्स का इंटरेस्ट हमारे पीरियड में रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए। कितने मंथ्स का होना चाहिए? आइए ऊपर जो एंट्री के लिए स्पेस रखिए, समझ आ गई बात? तो जब भी कभी इंटरेस्ट ड्यू हो गया लेकिन पे ना हो, तो फिर अक्रूवल बेसिस पे अपने एक्सपेंस की एंट्री करनी है। कैसे? 32,000, पहले एक छोटी सी वर्किंग लिखा, 32,000 मल्टीप्लाइड बाय 10/12, कैलकुलेशन वही भी है, उसमें से 10/12 मींस फिगर बन जाएगी 26667 पे राउंड ऑफ कीजिएगा, और डबल एंट्री बन जाएगी एक्सपेंस डेबिट एंड पेएबल। Any confusion please? ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स को सब आ गई बात? तो 3 एंट्री शायद इस साल हुई है, तो एक नजर रिवाइज कर लो। सबसे पहले क्या रिकॉर्ड किया? राइट ऑफ यूज एसेट रिकॉर्ड किया, लायबिलिटी बना ली, फिर डेप्रिसिएशन चार्ज हो गई, और 10 मंथ्स का इंटरेस्ट अक्रू हो गया। 2005 अल्हम्दुलिल्लाह क्लोज हो गया। ठीक है, बी रिक्वायरमेंट में आ जाए।
किस साल की एंट्रीज रिक्वायर्ड है? 2006 के एंगल से प्लीज शुरू करें। जनरल एंट्रीज फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2006। ये भी मेरे साथ कीजिएगा जरा, इसमें शायद एक दो नई चीज है। 31 दिसंबर 2006 टेबल देखें, टेबल देखें, कोई बताएं कोई फर्स्ट डेट रेलिवेंट इस साल में। 28 फरवरी 2006 वाले दिन क्या होगा? रेंटल की पेमेंट होगी, उसमें प्रिंसिपल भी है, उसमें इंटरेस्ट भी है। एक कंपाउंड एंट्री आपके सामने मैं लिखूंगा, बहुत गौर से देखनी है, कैलकुलेटर्स की जरूरत पड़ेगी, रखिएगा साथ। 28 फरवरी पर पूरी एंट्री देखनी है आपको, टेबल आपके सामने होना चाहिए। 28 फरवरी 2006। जी सर, बैंक का पेमेंट कितनी करेंगे? कैश और बैंक क्रेडिट बाय ₹71475। प्लीज लुक एट योर टेबल, अपना टेबल सामने रखिए। 28 फरवरी 6 वाली अमाउंट्स का ब्रेकअप देखना है आपको। प्रिंसिपल अमाउंट इसमें कितनी है? तो प्रिंसिपल अमाउंट के अगेंस्ट क्या डेबिट हो जाएगा? प्लीज लायबिलिटी डेबिट बाय 39475। एनी कंफ्यूजन? अब बीच में डिफरेंस इंटरेस्ट का रह गया 32,000, तो 32,000 लिख के उसके साथ एक्सपेंस डेबिट हो जाएगा। अब उसमें प्रॉब्लम क्या है? लास्ट एंट्री देखें पिछले साल जो की है, 26,667 का इंटरेस्ट ऑलरेडी एक्सपेंस रिकॉर्ड हो चुका है 32,000 में से। अब पेमेंट होने से 26,667 का एक्सपेंस दोबारा रिकॉर्ड होगा, या पेमेंट होने से अब वो लायबिलिटी खत्म हो जाएगी? कौन सी लायबिलिटी खत्म हो जाएगी? तो 26,667 के अगेंस्ट आपने जो इंटरेस्ट लायबिलिटी बनाई हुई थी वो फिर डेबिट होके खत्म हो जाएगी। लेकिन अभी भी मेरी अमाउंट्स में डिफरेंस है, कैलकुलेट करें जरा। 32,000 ये 2/12 भी आप कर सकते हैं, 2 मंथ्स जनवरी फरवरी इस साल का, या डिफरेंस भी ले सकते हैं। कितना बनता है सबको पता चल गया? 5333 कैसे आया? 32,000 का टोटल इंटरेस्ट था, उसमें से 26,667 ऑलरेडी रिकॉर्ड हो गया हुआ है। डिफरेंस ऑफ इंटरेस्ट 2 मंथ्स का ये बनता है। कौन से 2 मंथ्स है? जनवरी फरवरी 2006 वाला, करंट ईयर के 2 महीने। तो इनके अगेंस्ट क्या डेबिट करें? एक्सपेंस डेबिट करें या इसके अगेंस्ट पेबल डेबिट करें? ये तो इसी पीरियड का एक्सपेंस है जो इसी पीरियड में इस दिन पे हो रहा है, ठीक हो गया? तो इसके अगेंस्ट आ जाएगा इंटरेस्ट एक्सपेंस फॉर द ईयर। प्लीज एक बार दोबारा रिपीट करने का, ये 26,667 किस पीरियड का एक्सपेंस था? लास्ट पीरियड का, लेकिन पे इस पीरियड में हो रहा है, तो पेमेंट करने से वो लायबिलिटी खत्म हुई, और जो इस पीरियड का एक्सपेंस है वो इसी पीरियड में डेबिट हो गया। क्लियर है? चेक कर लें, एंट्री हमारी बैलेंस है। अब इसको अलग लिखने की जरूरत नहीं है, एक कंपाउंड एंट्री ही सही है, जिससे आपको समझ भी आ जाएगी और शायद सबको सही रिकॉर्ड भी होगी। ठीक है, ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स क्लियर? पार्टिसिपेशन रखा करें प्लीज। एनी कंफ्यूजन इन दिस एंट्री? देन नेक्स्ट आप सोच सकते हैं शायद 2006 ईयर एंड है, नेक्स्ट डेट क्या होनी चाहिए? 31 दिसंबर 6। डेप्रिसिएशन का सही डिसीजन है, तो चेक करें एंट्री। डेप्रिसिएशन डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट, सेम अमाउंट रहेगी यार। मेथड अगर नहीं पता, स्ट्रेट लाइन मेथड है यार। क्या डिफरेंस है लास्ट ईयर में करंट ईयर में?
हाँ 10 मंथ्स की चार्ज हुई हुई है, अब यहाँ पूरा साल क्यों, पूरा साल एसेट यूज हुआ होगा 2006 में, तो इसमें कैसे वर्किंग हो जाएगी? 2 लाख रुपीज डिवाइड बाय 4, क्लियर हो गया प्लीज? पूरा साल 2006, फर्स्ट ईयर में तो 10 मंथ्स बनते थे ना, तो 50,000 हो जाएगा। ओके प्लीज, एक डिसीजन है आपको को खुद लेना चाहिए, जरा दोबारा सेम डेट लिखें और टेबल को पढ़ने की कोशिश करें, एक एडजस्टमेंट उसी तरह की जिस तरह लास्ट ईयर आपने मुझसे सुनी है, खुद से जरा ट्राई शायद की जा सकती है। 1 मिनट लगाएं, जरा सोचें, डेट लिखें, टेबल पढ़ें जरा। कोई और एक्सपेंस बनता है इस साल का? करें जरा, खुद से वर्किंग करें, फिर मैं लिखता हूँ फिगर, टेबल पढ़ें। 32,000 से जो नेक्स्ट इंटरेस्ट है उसको एक सर्कल लगा के सोचें, उसका टाइम पीरियड लिखें। जी नेक्स्ट इंटरेस्ट की अमाउंट है 25,684, ये अमाउंट है 1 मार्च 2006 से लेके, एक्सप्लेन कर लीजिएगा, क्लियर हो भी गया तो कंडी जरा डेट्स लिख लो, 28 फरवरी 2007 तक की। तो इसमें से वंस अगेन 10 मंथ्स हमारे 2006 वाले अकाउंटिंग ईयर में फॉल कर रहे हैं, ठीक है? पूरे साल का इंटरेस्ट है, लेकिन दैट ईयर स्टार्ट्स फ्रॉम 1 मार्च अप टू 28 फरवरी 7, तो करंट ईयर एंड 31 दिसंबर 6 पे 10 मंथ्स का इंटरेस्ट एक्रूअल बेसिस पे रिकॉर्ड हो जाएगा। समझ आ रही प्लीज? 25,684 मल्टीप्लाइड बाय 10/12, 21,403। प्लीज फिगर्स मिल गई सब? एंट्री करने फाइनल करें। इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट, इंटरेस्ट पेएबल क्रेडिट, 21,403। जी सर, एनी कंफ्यूजन सर? जो ऑनलाइन स्टूडेंट्स, चलिए थर्ड रिक्वायरमेंट करें, एक्सट्रैक्ट्स बनाने जरा खुद से शुरू करें। हेडिंग्स लिखें, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, कंपनी नेम, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के एक्सट्रैक्ट्स बनाना विद कंपैरेटिव 2006। राइट ऑफ यूज एसेट का डिसीजन कम से कम खुद से ले लें।
जी सर, cumulated depreciation of first year 4166 है 2005 158,333, लेकिन 2006 में एक्यूमुलेट होके हो जाएगी 41,667 में 50,000 प्लस हो जाएगा 91,667। प्लीज डेप्रिसिएशन एक्यूमुलेट हो रही है सर 91,667 क्लियर हो गए 50,000 प्लस पहले 10 मंथ्स की थी बाद में फिर पूरे साल की है तो 116 सॉरी पिकअप 108,333 ठीक है। नॉन करंट लायबिलिटीज और करंट लायबिलिटीज हेडिंग लिखें। जी हेडिंग्स लिख के जरा टेबल की तरफ वापस आना, उसमें जरा एक छोटा सा मसला वो पहले मुझसे सुन लो। करंट नॉन करंट लायबिलिटीज हेडिंग लिख के अपना टेबल 20-20 जरा सामने रखें, फाइनेंस चार्ज एलोकेशन टेबल। जी सर जी जरा कंसंट्रेट करना जरा, हमारा अकाउंटिंग ईयर एंड डिफरेंट है और लीज एग्रीमेंट की डेट्स जरा डिफरेंट है, इसकी वजह से इस टेबल को पढ़ने में जरा एहतियात करनी है। 31 दिसंबर 2005 जहन में रखते, 31 दिसंबर 2005 वाला ईयर एंड जहन में रखते जरा टेबल देखें और बताएं इस क्लोजिंग बैलेंस क्या है 31 दिसंबर 2005 का। असल में 1 मार्च 2005 से एग्रीमेंट स्टार्ट हुआ। व्हाट वाज द स्टार्टिंग लायबिलिटी 2 लाख रुपीस। इसमें चेंज कब आया 28 फरवरी 2006 वाले दिन इसमें चेंज आया जब रेंटल पे हुआ। अगर हम 31 दिसंबर 2005 पे सोचें तो कोई भी रेंटल अभी पे नहीं हुआ था, तो व्हाट शुड बी द बैलेंस ऑफ लायबिलिटी ऑन 31 दिसंबर 2005 2 लाख। इससे नीचे जो अमाउंट लिखी हुई है 160525 ये कब बनी है 28 फरवरी 2006 वाले दिन पेमेंट होने के बाद बनेगी। तो जब 31 दिसंबर 2005 की डेट आई थी उस समय तक अभी कोई भी रेंटल पे नहीं हुआ था, तो देयरफॉर 2 लाख रुपीस को करने जरा सर्कल लगाएं, यही क्लोजिंग बैलेंस भी था। 1 मार्च को ये बैलेंस हो गया था और फिर 31 दिसंबर 5 तक यही बैलेंस एज इट इज ही रहा है। इस बैलेंस में चेंज तब आया है या इस तरह से कहें तब आएगा जब नेक्स्ट ईयर में 28 फरवरी वाले दिन रेंटल की पेमेंट होगी, तो फिर इसमें चेंज आके कमी हुई है। तो व्हाट इज द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ 31 दिसंबर 2005? सबको क्लियर हो रहा है? तो जब आप क्लोजिंग बैलेंस बेटा डिटरमिन कर लेंगे तो देन फिर करंट और नॉन करंट पोर्शन इशू नहीं है। तो 2 लाख रुपीस को आप देखेंगे इसने क्या नेक्स्ट ईयर सारा पे हो जाना, इसमें से कितना नेक्स्ट ईयर पे होगा 39475, ये करंट लायबिलिटी बन जाएगी और बाकी जो 3 है एक दफा दोबारा प्लस करके जरा फाइनल कर लेगा। वैसे तो उसके सामने जो आएगा वही बन जाएगा, लेकिन जरा प्लस करेंगे आफ्टर 1 ईयर जो 3 अमाउंट्स हैं 45791 प्लस 531118 एंड प्लस 61616। तो एक बार कंफर्म कर लें और डेफिनेटली फिर इस वर्किंग की जरूरत नहीं है। करंट पोर्शन के सामने जो बैलेंस में अमाउंट आ रही होगी, करंट वाले पोर्शन के कॉलम में जो बैलेंस में फिगर आ रही है वही इंशाल्लाह ये नेक्स्ट टोटल बन जाएगा। ठीक है, तो व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप करनी है फाइनल करना, क्लोजिंग बैलेंस डिटरमिन करें 2 लाख, करंट लायबिलिटीज 39475 and therefore non-current liability is 106525। जरा बात सही क्लियर कर लीजिएगा, लायबिलिटी का जो क्लोजिंग बैलेंस होता है उसमें से फिर डिसाइड करना है नेक्स्ट 1 ईयर। करंट ईयर में जो पेमेंट हुई उसकी बात नहीं हो रही, क्लोजिंग बैलेंस में से जो नेक्स्ट ईयर पे होना है वो करंट लायबिलिटी बनेगी और आफ्टर दैट 1 ईयर जो पेमेंट्स होनी है वो नॉन करंट लायबिलिटी है। मींस से अगर ईयर्स के साथ सोच लें 2005 का क्लोजिंग बैलेंस है 2 लाख रुपीस, 6 में कितना पे होना है
वो ये है, तो जो 6 है वो नेक्स्ट ईयर है, और 6 के बाद कितना पे होना है वो नॉन करंट लायबिलिटी। ठीक है, अब अपने हाथ से लिखेगा, मैं बाद में फिर लिखूंगा। हाउ टू प्रेजेंट दीस फिगर्स इन स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। ये टेबल आपके सामने भी है, यहाँ से क्या देख के लिखो, मैं फिर बाद में लिखूँ, बगैर डरे इधर अपने हाथों से ट्राई करें। 39475 के साथ वर्ड्स आ जाएंगे करंट पोर्शन ऑफ लीज लायबिलिटी। अभी इस वक्त हमने शायद कंपैरेटिव की बात की है 2005 के एंड पे, तो कंपैरेटिव में लिखा है। और नॉन करंट लायबिलिटीज में 160, जी जस्ट एक मिनट, पहले प्रिंसिपल फाइनल कर लीजिए। करंट पोर्शन ऑफ लीज 39475 and 160, sorry 160 525। इंटरेस्ट छोड़ दें, इंटरेस्ट लिख लेंगे, इंटरेस्ट नजर आ रहा है, प्रिंसिपल फाइनल करना है। ओके हो गया प्लीज। अब कहीं दोबारा इंडिविजुअली जरा टेबल पढ़े और 6 के एंड पे सोचें आराम से, तसल्ली से, कोई ऐसी जल्दबाजी में गलतियां ना करें। एक दफा सही सोचने में इसने फिर बार बार रिपीट होना। वंस अगेन क्या सोचेंगे पहले, क्लोजिंग बैलेंस एज ऑन 31 दिसंबर 6, और इसका फिर करंट नॉन करंट पोर्शन डिसाइड करें और खुद से जरा लिख लें, फिर मैं भी लिखता हूँ। प्लीज ट्राई कर लें, देख लेते फिर गलती होती है नहीं। टेबल में नजर यही आएगा कि 160,525 जो है ये 28 फरवरी को हो गया था, लेकिन ये 28 फरवरी को क्लोजिंग ये जो बैलेंस बचा था ये फिर एज इट इज रहा है नेक्स्ट डेट तक। तो 28 फरवरी 2006 की पेमेंट के बाद 160,525 बैलेंस बन गया था। इसमें फिर दोबारा चेंज जाके आना है 28 फरवरी 7 को जाके। अगर आप 31 दिसंबर 6 पे सोचेंगे तो यकीन है यहाँ ईयर एंड नहीं लिखे हुए, ये एग्रीमेंट की डेट्स लिखी हुई। तो 28 फरवरी पे चेंज आने के बाद 31 दिसंबर 6 तक कोई फर्दर चेंज ना आने की वजह से यही 160,525 ही क्लोजिंग बैलेंस उस दिन भी होगा जब हमारा 6 वाला ईयर एंड हुआ है। जब ये डिसीजन हो जाएगा तो आई होप फिर करंट और नॉन करंट इशू नहीं है। तो प्लीज व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, क्लोजिंग निकालें। नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट ईयर में जो पैसे देने वो करंट लायबिलिटी में लिखें, और आफ्टर दैट ईयर फिर जो है नॉन करंट लायबिलिटी बनती है। कंप्लीट करने दो। एनी कंफ्यूजन इन माय वर्ड्स? तो 45791 आप करंट लायबिलिटीज में लिख रहे होंगे, एंड उसके सामने अब मैं बोल रहा हूँ 114,734 आप नॉन करंट लायबिलिटीज में लिख रहे हो। ऑनलाइन स्टूडेंट्स को समझ आ गई बात? एनी कंफ्यूजन सर? जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप फाइनल कर दें, कोई कंफ्यूजन तो नहीं बता रहेगी? जी सर, the figures currently both are 45791 and 114,734। देन एक और चीज है, एंट्रीज देखें, होपफुली आपको नजर आ जाएगी। अब इंटरेस्ट पेबल पे जरा एक सेकंड जाए, इसका जरा एक सही डिसीजन लेना था। फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट पेबल देखें, तो 6667 पेबल है। करंट में लिखूं या नॉन करंट में, सोच के जरा। करंट में क्यों? नेक्स्ट ईयर में इससे पे हो जाना, 2 महीने बाद इससे पे हो जाना, तो नेक्स्ट 12 मंथ्स में ही पे होना। तो इंटरेस्ट पेबल इज 6667। ओके, करंट में क्यों लिखा? नेक्स्ट ईयर पे हो जाना, 5 के एंड पे खड़े, 6 में पे हो जाना था। जी 6 के एंड पे क्या कर, ये वो भी तो प्लस करूंगा जो पिछला, वो 28 फरवरी पे पे हो गए तो वो लाइबिलिटी खत्म हो गई थी, तो उसके बाद दोबारा नई लाइबिलिटी बनी 21403। तो एक्यूमुलेट नहीं होगी ये लाइबिलिटी, पिछली लाइबिलिटी पे हुई ड्यूरिंग द ईयर, और नेक्स्ट जो इंटरेस्ट वाली लाइबिलिटी है वो दोबारा क्रिएट हो गई, दोबारा राइज हो गई।
लाने जी प्लीज, आप इनकम स्टेटमेंट एक्सपेक्ट्स बनाए, वो तो मैं कल इजीली बन जाएगा। करें अपने हाथ से फाइनल करें। कुछ बच्चे मार्कर्स भी यूज करते हैं, कुछ ब्लैक पेन, व्हाइट पेन। मतलब मेन डिसीजन यही होता है कि आपको किस पेन की जरूरत है, आपको कौन सा पेन है, कौन सा है। ये अच्छा लग रहा है, लेकिन साथ असल फोकस होना चाहिए कि करना क्या है। तो आपका डिसीजन ये होता है कि आप काले पेन की जरूरत है या रेड पेन की जरूरत है। ठीक है, लिखने में मुझे इतराज नहीं है, लेकिन ये मेन डिसीजन है बनाए। अगर कभी रेड पेन की जगह ब्लू पेन यूज हो जाए तो वो इशू इंशाल्लाह। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ लेसी में लीज से रिलेटेड क्या क्या आता है? डेप्रिसिएशन आ रही है और फाइनेंशियल चार्ज में इंटरेस्ट एक्सपेंस आ रहा है। ये तो फॉर द ईयर फिगर्स बस आपने उठाना। जी बिल्कुल ठीक है जी, एक्सपेंस जरा गौर से देखना। इंटरेस्ट एक्सपेंस शायद दो जगह से मिलेगा। ये बेटा ओवर रिकॉर्ड अगर कंडी बता दें कैसे लग रहा है ओवर रिकॉर्ड, तो मैं बता देता हूँ। आप लोग करें कंप्लीट में वैसे कुछ करंट लायबिलिटी आपको कैसे लग रहा है कि ओवर रिकॉर्ड हो गई? क्लोजिंग बैलेंस में बेटा मैंने नेक्स्ट ईयर जो पेमेंट करनी है बस वो ली है, और जब टू लायबिलिटीज क्लोजिंग बैलेंस से तो जो नेक्स्ट ईयर पेमेंट होनी थी मैंने वो ली है। तो जरा ओवर रिकॉर्डिंग का मीनिंग थोड़ा सा नेक्स्ट 12 मंथ्स में जो पेमेंट है अकॉर्डिंग टू दिस एग्रीमेंट वो लिख रहा हूँ, और जो आफ्टर 12 मंथ्स है वो प्रेजेंट कर रहा है अकॉर्डिंग टू दिस टेबल। ये इन्हीं रेंटल्स की बेस पे यही मालूम समझ। ये बेटा करंट लायबिलिटीज में अब प्रिंसिपल भी है जो नेक्स्ट 12 मंथ्स में देना है, और इंटरेस्ट भी है, वो तो दोनों लायबिलिटीज है। तो लायबिलिटी इसलिए ज्यादा नजर आ रही क्योंकि हमने इंटरेस्ट भी पे नहीं किया। तो ये प्रिंसिपल पे करना रिस्पेक्टिव ईयर में, और ये फिर इंटरेस्ट पेएबल है। पिछले क्वेश्चन में इंटरेस्ट पेएबल इसलिए नहीं था क्योंकि वो जिस पीरियड का था उसी पीरियड में पे हो रहा। ठीक है, तो ये तो इंटरेस्ट पेएबल है। ये सारी डेप्रिसिएशन बनेगी 4166,725 में, और 50,000 बेटा बनेगी एक्यूमुलेटेड फिगर्स प्रॉफिट लॉस में नहीं आती, ये फॉर द ईयर फिगर। ओके, इंटरेस्ट एक्सपेंस कर ली 2005 की एंट्री से, वहां तो 26667 सिर्फ नजर आ रहा है, लेकिन 6 में फर्स्ट 2 मंथ्स का एक्सपेंस फर्स्ट एंट्री में अलग रिकॉर्ड हुआ हुआ है, और फिर नेक्स्ट 12 मंथ्स का भी अलग नीचे से लास्ट एंट्री में रिकॉर्ड हुआ हुआ है। तो ये दो अमाउंट्स में इंटरेस्ट आ रहा है। आई एम टॉकिंग अबाउट 26,667। दूसरे साल की एंट्री देखें कौन कौन से दो अमाउंट्स ढूंढने। एक तो ये 5333 जनवरी फरवरी का जो फर्स्ट 2 मंथ्स का इंटरेस्ट था, ये भी एक्सपेंसेस में आना है। ठीक है, और लास्ट में जो 10 मंथ्स का इंटरेस्ट था, ये दोनों फिर प्लस होके आ जाएंगे। ओके, क्या जब पे हो गए वो पे होने के बाद एक्सपेंस नहीं रहा? एक्सपेंस तो है लेकिन पेएबल, तो पेएबल्स में सिर्फ वही आएगा जो रह गया है। लेकिन फर्स्ट 2 मंथ्स का 5333 का एक्सपेंस और लास्ट 10 मंथ्स का 21,403 प्लस करके टोटल एक्सपेंस आएगा। कंफ्यूजन तो नहीं हो रही इस बात से? तो फिगर जरा लिख के प्लस करना 5333।
प्लस 21403 26 सॉरी 26736 एक सेकंड के लिए बोर्ड पे जरा देखिएगा। ये जो 2667 लिखा मैंने कंपैरेटिव ईयर में, मुझसे क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा, ये पे तो हुआ नहीं अभी। अगर पे नहीं हुआ एक्सपेंस तो हो गया ना यार, तो प्रॉफिट लॉस में एक्सपेंस नहीं आना। ठीक है सर साहब, एक्सपेंस प्रॉफिट लॉस में, और पे ना होने की वजह से स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन देखें, ये एज इट इज पेएबल भी आ रहा है। ठीक है, 2006 में फाइनल करें, एक्सपेंस ये नजर आ रहा है 2267356, लेकिन स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन देखें, वहां सिर्फ 21403 क्यों नजर आ रहा है? तो जो पे हो गया वो लायबिलिटी नहीं है, एक्सपेंस तो है नहीं, एक्सपेंस था लेकिन पे हो गया इसलिए पेएबल नहीं है। लेकिन जो दूसरी अमाउंट है 21403 की, वो एक्सपेंस भी है और पे ना करने की वजह से पेएबल भी है। ठीक है सर फाइनल। जी एनी अदर कंफ्यूजन? चलिए सेकंड कंप्लीट हो गया और तो रिक्वायरमेंट है, चले भी टाइम है यार, क्या हो गया? जरा पेज नंबर 4 पहले निकालें, 3 छोड़ दो। क्वेश्चन नंबर 3 जरा ढूंढना पड़ेगा। तो ज्यादा नहीं है सर क्वेश्चन, थोड़े से। ऑन 1 जुलाई 2010 मिरेकल टेक्सटाइल्स लिमिटेड, MTL उसकी एब्रिविएशन बन गई, एक्वायर्ड अ मशीन ऑन लीज फ्रॉम अ बैंक। तो मिरेकल टेक्सटाइल लिमिटेड इज अ लेसी और लेसर, लेसी। डिटेल ऑफ लीज आर एज cost of the machine is 20 million, lease term and useful life is 4 years और 10 years में क्या डिफरेंस है? लीज टर्म का मीनिंग होता है जितने अरसे में पैसे देने, जितने अरसे में पेमेंट्स करनी है वो लीज टर्म है, और जितने अरसे एसेट इस्तेमाल हो सकता है वो उसकी यूजफुल लाइफ। क्या ये सेम भी हो सकती है? एक सेकंड, क्वेश्चन नंबर 2 में वापस जब भी किए, क्या लीज टर्म और यूजफुल लाइफ सेम भी हो सकती है? क्वेश्चन नंबर 2 की फर्स्ट और सेकंड लाइन, 4 ईयर लीज टर्म थी और 4 ईयर्स ही डेप्रिसिएशन का टाइम पीरियड था, लेकिन इसमें डिफरेंस भी हो सकता है। लीज टर्म किसे कहेंगे? जितने अरसे में लेसी ने पेमेंट्स करनी है, और यूजफुल लाइफ मींस जितने जितने अरसा एसेट इस्तेमाल हो सकता है। इंस्टॉलमेंट्स पहले नंबर 3 वापस, इंस्टॉलमेंट्स ऑफ ₹5.8 million is to be paid annually in advance on 1st July। पिछली लाइन जरा देख के बताएं, पहले रेंटल की डेट क्या होगी? 1 जुलाई 10, अभी एडवांस में। दूसरे रेंटल की 1 जुलाई 11 एंड सो ऑन। अच्छा बल्कि कितने होंगे ये रेंटल? सेकंड लाइन देख, ये 4 होंगे, 1 जुलाई 10 11 12 और 13। लीज टर्म 4 साल ही, लेकिन एनुअली अब एडवांस में। इंटरेस्ट रेट इम्प्लिसिट से अभी कोई कंफ्यूजन क्रिएट ना कीजिएगा, काइंडली। इंटरेस्ट रेट इम्प्लिसिट सिंपली मींस इंटरेस्ट रेट है, और 15.725879%। इतना लंबा सा जो पॉइंट्स के बाद इंटरेस्ट दिया हुआ, उसी वजह से कि कहीं 1-2 रुपए का डिफरेंस ना आ जाए, और अगर इवन देन बट अगर आ गया तो काइंडली से राउंड ऑफ कर दें। ठीक है, बहरहाल जितना रेट दिया होगा एज इट इज हम उतना ही इस्तेमाल करेंगे। नई चीज क्या है इसमें? नंबर 5, एट द एंड ऑफ द लीज टर्म MTL means lessee has an option to purchase the machine on payment of 2 million। एट द एंड ऑफ द लीज टाइम का मतलब होगा 4 साल बाद लेसी के पास अकॉर्डिंग टू दिस एग्रीमेंट ये ऑप्शन है कि वो मशीन को खरीद सकता है। कितने रुपए देके? द फेयर वैल्यू ऑफ द मशीन एट द एंड ऑफ द लीज टर्म इज एक्सपेक्टेड टू बी 3 million। फेयर वैल्यू का मीनिंग मार्केट वैल्यू, लेकिन किस दिन की मार्केट वैल्यू दी गई? एक्सपेक्टेड होगा कि एक्सपेक्टेड है कि एट द एंड ऑफ द लीज टर्म मींस 4 years, मार्केट वैल्यू
दिस मशीन विल बी 3 मिलियन। अब अपेरेंटली यहाँ तक क्या लग रहा है आप लोगों को कि मार्केट वैल्यू 3 मिलियन है और लेसी के पास ये ऑप्शन है कि वो 2 मिलियन पे करके ये मशीन खरीद भी सकता है। ये किस वक्त की बात हो रही है? तो अपेरेंटली क्या लग रहा है, किसे बेनिफिट हो रहा है और किसे सॉर्ट ऑफ लॉस हो रहा है? लेसी कम पैसों पे खरीद रहा है, देयरफॉर लेसी शायद कम पैसों पे बेच रहा है, लग ही रहा है। तो कोई नहीं, अभी लगने दे, अभी एक लाइन और पढ़ो तो मैं एक्सप्लेन करता हूँ। इट इज रीजनेबली सर्टेन, इस सेंटेंस को अगर हाईलाइट कर दिया लास्ट, इट इज रीजनेबली सर्टेन एट द इंसेप्शन ऑफ द लीज का मतलब होता है स्टार्ट ऑफ द लीज, that lessee will exercise the option to purchase the asset. लीज के स्टार्ट में ये रीजनेबली सर्टेन है कि लेसी अपनी इस ऑप्शन को एक्सरसाइज करके एसेट खरीद लेगा। ठीक है, क्या वो एक्चुअली खरीदेगा या नहीं खरीदेगा ये तो कब पता चलेगा, लेकिन ये शुरू में सर्टेन है, रीजनेबली सर्टेन है कि लेसी अपनी इस ऑप्शन को एक्सरसाइज कर लेगा। अब एक सेकंड के लिए जरा क्वेश्चन नंबर 1 ढूंढो और 1-2 मिनट है बस, इतने चाहिए मुझे। ऐसे टाइम ना गिनना शुरू कर दीजिएगा, ये पूरा सवाल कैसे होगा, सवाल इंशाल्लाह कल ही होगा, लेकिन जहां तक होगी बात रहा, एक सेकंड सोच लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में लास्ट सेंटेंस पढ़ेगा, ठीक है सर जी। क्वेश्चन नंबर 1 की सिचुएशन ये थी कि डिसाइड ये हुआ था, सेकंड थर्ड फोर्थ लाइन ये सारी तरह एक नजर देखिएगा, मैं कुछ फिगर्स बीच में से बोल रहा हूँ। थर्ड लाइन में लिखा हुआ था कि लेसी ने शुरू में 2000 रुपीज इनिशियल डिपॉजिट के तौर पे पे करने और फिर जो रिमेनिंग अमाउंट है उसे 4 इंस्टॉलमेंट्स में इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में 2000 करके पे कर देना। इसके अलावा हमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं थी, सवाई इसके एंड में आफ्टर दीज पेमेंट्स लीगल ओनरशिप भी लेसी को ट्रांसफर हो जाएगा। क्या कुछ एक्स्ट्रा पैसे देंगे, इसकी कोई इंफॉर्मेशन नहीं। तो समटाइम्स क्या हो सकता है, जितने भी पैसे देने हैं लेसी ने लेसर को, वो एग्रीमेंट के मुताबिक लीज टर्म के दौरान ही पे हो जाते हैं, और अगर एंड में कोई पैसे बनते भी हो एसेट के तो वो लेसी इंस्टॉलमेंट्स में कवर कर लेता है। ये कमर्शियल ट्रांजैक्शंस है, इसमें किसी को अनड्यू बेनिफिट देना या लेने वाली कोई बात नहीं। अगर इस क्वेश्चन नंबर 1 में एंड पे इस एसेट की कोई वैल्यू होगी भी तो वो लेसी ने रेंटल्स में पे कर दी होगी, वरना ये नहीं हो सकता कि एसेट की कोई वैल्यू हो और लेसी पे ना कर रहा हो, इन अदर वर्ड्स लेसर वो रिसीव ना कर रहा हो। मेरी बात कुछ क्लियर हुई है? जो कुछ पे करना था वो किस तरह पे करना था, इनिशियल पे डिपॉजिट और बाद में रेंटल्स की शक्ल में, और एंड में क्या होना था, ओनरशिप ट्रांसफर हो जानी थी और देयर वाज नो इंफॉर्मेशन कि कुछ एक्स्ट्रा पे करना है। अब यही मेरी बातें ज़हन में रखते हुए क्वेश्चन नंबर 3 पे जाएंगे। यहाँ एग्रीमेंट में क्या डिसाइड हुआ है कि लेसी जो है 5.8 मिलियन की 4 इंस्टॉलमेंट्स पे करेगा और वो एडवांस में पे करेगा, लेकिन एंड में कुछ एक्स्ट्रा पैसे देके ओनरशिप ऑफ द एसेट को भी एक्वायर कर लेगा, किससे, लेसर से। तो एग्रीमेंट में लेसी और लेसर के दरमियान जब एग्रीमेंट होता है तो पेमेंट पैटर्न डिसाइड करते हुए शुरू में कुछ डाउन पेमेंट हो सकती है, रेंटल्स हो सकते हैं, और समटाइम्स ये भी हो सकता है कि जो पैसे बच जाए वो लेसी एंड में पे कर दे। मीन्स टू से ये लेसी और लेसर आपस में जब एग्रीमेंट करते हैं तो अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन ऑफ द लेसी ये डिसाइड होता है कि लेसी कैसे पेमेंट कर सकता है। तो अगर हमारे पास इंफॉर्मेशन है, पॉइंट नंबर 5 देखें जरा, कि लेसी 2 मिलियन पे करके एसेट परचेज कर सकता है अगेंस्ट 3 मिलियन, इसका मतलब है कि जो डिफरेंस बनता है 1 मिलियन का वो लेसर ने ऑलरेडी कहाँ कवर कर लिया होगा, वो रेंटल्स में कवर कर लिया होगा। और अगर फॉर एग्जांपल वो एंड में कुछ भी नहीं दे रहा और एसेट की कोई मार्केट वैल्यू है तो जितनी भी मार्केट वैल्यू है वो भी कहाँ कवर हो गई होगी। तो ये कोई अनड्यू बेनिफिट्स या डिसएडवांटेजेस वाली सिचुएशन नहीं है, जो भी डिफरेंस होगा वो रेंटल्स में ऑलरेडी कवर हो गया होगा। नटशेल स्टोरी का ये है कि पॉइंट नंबर 3 के मुताबिक 4 एनुअल रेंटल्स होंगे 5.8 मिलियन के जो एडवांस पे होने हैं, और एट द एंड ऑफ द लीज टर्म अब लेसी ने 2 मिलियन देके या 3 मिलियन देके, तो अब ये 2 मिलियन रेलिवेंट बनेगा एट द एंड ऑफ द लीज टर्म या 3 मिलियन रेलिवेंट बनेगा। 2 मिलियन जो पे करना है लेसी ने एट द एंड ऑफ द लीज टर्म ताकि ओनरशिप भी उसे मिल जाए, बस वो लेसी के लिए रेलिवेंट अमाउंट्स रह जाएंगे। 5.8 मिलियन के कितने रेंटल्स, 4, और प्लस 2 मिलियन की अमाउंट जो एंड में उसने पे करनी है ताकि उसे ओनरशिप भी मिल जाए। लास्ट सेंटेंस में एक सेकंड आएगा, अगर फॉर एग्जांपल ये लिखा होता इट इज नॉट रीजनेबली सर्टेन दैट लेसी विल एक्सरसाइज ऑप्शन, तो फिर हम सिर्फ क्या कंसीडर करते, वो 4 रेंटल्स को कंसीडर करते
लेकिन 2 मिलियन और 3 मिलियन की स्टोरी फिर हमसे रेलिवेंट ही नहीं होनी थी। लेकिन इस केस में क्या 2 मिलियन इज रेलिवेंट या 3 मिलियन इज रेलिवेंट? व्हाई इट इज रेलिवेंट? लेसी विल एक्सरसाइज द ऑप्शन एंड व्हाई नॉट 3 मिलियन विल बी रेलिवेंट? क्योंकि लेसी हैज एन ऑप्शन टू परचेज एसेट बाय पेइंग ओनली 2 मिलियन। हालांकि यहाँ तक शायद मैं बात पूरी नहीं कर सका, और इंशाल्लाह कल यहीं से दोबारा डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। ये दो क्वेश्चंस हो गए हैं, अगर सही तरह रिवाइज कर लें क्योंकि इसी की बेस पे इंशाल्लाह कल भी डिस्कशन। थैंक यू फॉर कमिंग। अल्लाह हाफिज। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, जितनी बात हो सकी थोड़ी सी बात समझ आ गई? चलो अल्लाह हाफिज, इंशाल्लाह फिर कल दोबारा यहीं से डिस्कशन स्टार्ट करेंगे।